एक माँ की सलामती सिर्फ एक ख़ानदान की खुशहाली नहीं बल्कि पूरे मुल्क के महफूज मुस्तक़बिल की ज़मानत होती है। लेकिन ज़रा ये सोचिए कि जिस मुल्क में जन्म देने वाली माँ ही अस्पताल के बिस्तर पर ज़िंदगी की बाजी हार जाए, क्या वहाँ मुस्तक़बिल संवर सकता है? माँ की गिरती हुई सेहत को मद्देनज़र रखते हुए सिंध हुकूमत ने एक बड़ा और अहम कदम उठाने का अभी सिर्फ इशारा दिया है। सिंध की वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा फ़ज़ल पेचो ने कराची की फ़ैमिली प्लानिंग समिट में एक इंतहाई हसास तजवीज़ पेश की है, इम्पॉर्टेंट भी है। उनका कहना है कि बड़े ऑपरेशन यानी कि सी सेक्शन के ज़रिए बच्चों की पैदाइश की वजह से ख़वातीन की शरह अमवात में ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हुआ है। इसलिए अब हुकूमत ये कानून साजी करने जा रही है, इस पर गौर कर रही है कि अगर किसी खातून का तीसरा सी सेक्शन होने वाला हो तो इस मौके पर ट्यूबल लिगेशन यानी नसबंदी का ऑपरेशन लाजमी करार दे दिया जाए या खातून को ये कानूनी हक़ दिया जाए कि वो अपनी जान बचाने के लिए इस अमल का इंतखाब कर सके, उसे ऑप्शन दिया जाए। क्योंकि बार बार सी सेक्शन के ज़रिए, बड़े ऑपरेशन के ज़रिए औरत का जिस्म अंदर से खोखला होता चला जा रहा होता है, जिसके बायस ज़च्चगी के दौरान खून बहने और दीगर पेचीदगियों से माँ की जान जाने के शदीद ख़तरात लाहक होते हैं। अगर हम आलमी आदाद व शुमार की बात करें और अक़वाम मुत्तहिदा के आदाब पर नज़र डालें तो सूरत हाल बहुत ही खौफनाक है। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में ज़च्चगी के दौरान अमवात का तनासुब फ़ी लाख पैदाइश पर सिर्फ 12 है, जबकि पाकिस्तान में ये तल्ख़ और खौफनाक हकीकत है कि हर 1 लाख में से 155 माएँ ज़च्चगी के दौरान दम तोड़ देती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का पायदार तरक्याती हदफ यह है कि साल 2030 तक आलमी सतह पर यह शरह फ़ी 1 लाख पैदाइश पर 70 से भी कम पर लाई जाए, लेकिन पाकिस्तान अपने मौजूदा हालात में इस हदफ से अभी बज़ाहिर बहुत दूर नज़र आता है। ये भी एक तल्ख़ हकीकत है कि पाकिस्तान इस वक्त बढ़ती आबादी के मसले का भी सामना कर रहा है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और संगीन मसला है। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की जो शरह है सालाना बुनियादों पर वो 2.55% है। अगर ये रफ्तार यूं ही जारी रहती है तो जो अंदाज़े हैं, आलमी जो इदारे हैं, माहिरीन हैं, उनके मुताबिक साल 2050 तक पाकिस्तान दुनिया का 5वां सबसे गुंजान आबाद मुल्क बन जाएगा। सबसे ज़्यादा आबादी होगी, 5वें नंबर पर होंगे हम। इसको ज़रा सोचिए कि जब आबादी 30 करोड़ से तजावुज़ कर जाएगी तो हम अपनी आने वाली नस्लों को खाना, पानी, तालीम और सेहत कहाँ से देंगे? इस पर आपको याद होगा एक कमीशन भी है डेफिनेटली, और उसने अपना काम भी शुरू कर दिया है। इस शरह को 2035 तक कम करके हुकूमत चाहती है कि 1.25% पर लाया जाए। यह हदफ मुकर्रर कर लिया गया, लेकिन ये मसला सिर्फ़ और सिर्फ खुराक और वसाइल की तकसीम का भी नहीं है, बल्कि हमारी माँओं बहनों की जानों का भी है। सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ये कोशिश यकीनन एक मस्बत और इनकलाबी सोच की अक्कास है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस हसास मगर ज़रूरी कानून साजी को ऐवान से मंजूर करवाने में कामयाब हो सकेगी? क्या हमारा मुआशरा और तिब्बी शोबा माओ की जान बचाने के लिए इस फैसले का साथ देगा? और क्या ग्रास रूट लेवल पे आवाम को, आम आदमी को, खुसूसन मर्दों को इस चीज़ को कम्युनिकेट करना, समझाना कि जहाँ पर इस चीज़ को प्राइड तस्वुर किया जाता हो, उस चीज़ को, इस मोनोटनी को तोड़ना कितना ज़रूरी, और इस सिलसिले में भी हुकूमत को डेफिनेटली अपनी कोशिशें करना होंगी। लेकिन मेडिकल एंड पे मामलात कितने पेचीदा होते हैं ख़वातीन के लिए, कितना ट्रिकी है, कितना गंभीर है सी सेक्शन का बार बार होना, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डॉक्टर ताहिरा यास्मीन साहबा मुझे ज्वाइन करेंगे, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। डॉक्टर साहबा, बुनियादी तौर पर ज़ाहिर है सिंध हुकूमत की जो वज़ीर सेहत हैं वो ये कहती हैं कि सी सेक्शंस की वजह से शरह अमवात बढ़ रही है, और डेफिनेटली जो डाटा है, जो नंबर्स हैं, वो ये बताते हैं कि ये डेफिनेटली एक ट्रिकी काम है और ख़वातीन की जान जाती है। हमारे समझने के लिए, उन लोगों के लिए जो इस चीज़ को डिनाई करते हैं या ये समझते हैं कि ये एक कोई भी नॉर्मल मेडिकल प्रोसीजर है और ये इतना मुश्किल या ट्रिकी नहीं है, उनके लिए ज़रा समझाइएगा, बताइएगा कि वो खातून जो इस सी सेक्शन के प्रोसेस से गुज़रती है उसके लिए ना सिर्फ सेक्शन वो सी सेक्शन का होना, उस प्रोसेस का होना, बल्कि उसके बाद ज़िंदगी भर के लिए किस हद तक कितनी मुश्किलात आती हैं, कितनी प्रॉब्लम्स रहती हैं, ओवरऑल उसकी हेल्थ के लिए कितना डैमेजिंग हो जाता है ये। बहुत शुक्रिया आपका कि मुझे इस टॉपिक पे बात करने का। देखिए, सिजेरियन सेक्शन जो है वो एक मेजर सर्जरी कंसिडर की जाती है, और ऑब्वियसली हर सर्जरी उसके साथ एसोसिएटेड कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम्स होते हैं। सिजेरियन सेक्शन जो है उसके भी इसी तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। कुछ होते हैं जो इमीडिएटली हमें रिप्रोडक्टिव लाइफ में नजर आते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म भी होते हैं। अब हर जो सिजेरियन है, ये हमारी रिसर्च प्रूवन है कि हर सब्सिक्वेंट सिजेरियन के साथ जो रिस्क लेवल है फॉर मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी यानी प्रॉब्लम्स का और खुदा ना खास्ता माँ की जान जाने का, ये हर सब्सिक्वेंट सिजेरियन के साथ इंक्रीज हो जाता है। जैसे स्टैटिस्टिक्स ये प्रूव करती हैं कि सेकंड सिजेरियन के साथ
अगर ये रिस्क 10 to 20% है तो थर्ड में ये 30 to 50% चला जाएगा। सिमिलरली 4 सिजेरियन में और बढ़ जाएगा। अब इसमें जो रिस्क होते हैं वो ये हैं कि सबसे कॉमनली जो आजकल हम देख रहे हैं कि जो प्लेसेंटाज होते हैं, आवलनान जिसे आम जुबान में लोग समझते हैं, वो ऑपरेशन की जगह पे चिपक जाती है। तो सब्सिक्वेंट सिजेरियंस में फिर पेशेंट को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है। कभी कभार हमें यूट्रस रिमूव करने की नौबत आती है। बहुत ज़्यादा जब ब्लड लॉस होता है, मल्टीपल ट्रांसफ्यूजन्स की वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही यानी लेट प्रेगनेंसी में ऑपरेशन की जगह खुलने का यानी यूट्राइन स्कार रप्चर का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इन सारी चीज़ों के साथ हेवी ब्लीडिंग का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। हर सब्सिक्वेंट सिजेरियन में एडहेरेंस का आम लोगों की समझ के लिए कि चीजें आपस में चिपकती हैं, यूट्रस के बिल्कुल आगे मसाना है, पीछे बड़ी आंत होती है, पखाने का रास्ता है, इन सारी चीजों के चिपकने का रिस्क होता है। तो ब्लैडर और बाउल इंजरी का रिस्क भी जितने नंबर ऑफ सिजेरियंस बढ़ते हैं उनमें इंक्रीज हो जाता है। फिर एक लॉन्ग टर्म रिस्क होता है कि जितनी दफा ऑब्वियसली एब्डोमेन ओपन होगा, पेट की दीवार कमजोर होती है, उसमें हर्निया का रिस्क भी बढ़ता है। तो इसीलिए हम लोग पेशेंट्स को काउंसिल करते हैं कि एक तो सबसे पहला कि अगर आपका सिजेरियन हुआ है तो प्रॉपर बर्थ स्पेसिंग करें, गैप के साथ नेक्स्ट प्रेगनेंसी हो। एक सिजेरियन के बाद भी चांसेस होते हैं कि दोबारा हम एक नॉर्मल के लिए ट्रायल दे सकते हैं पेशेंट को। जब हम नॉर्मल के लिए ट्रायल देते हैं उसमें 70% सक्सेस होता है कि नॉर्मल डिलीवर हो जाते हैं, 30% में रिपीट सिजेरियन होता है। तो अगेन हम उस 70% को इन सारी कॉम्प्लिकेशन से सेव कर सकते हैं। फिर ये है कि जितना आपका बर्थ स्पेसिंग आपकी अच्छी होगी, जितना गैप अच्छा होगा, उतनी हीलिंग बेहतर होगी। आपको रिकवरी का टाइम मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक बात अमूमी तौर पे की जाती है या ये एक तासुर है, ये सवाल होता है कि अब क्यों ज़्यादातर ख़वातीन को इस सर्जिकल प्रोसीजर से गुजरना पड़ रहा है, क्यों ज़्यादातर ऑपरेशंस हो रहे हैं, क्या वजह है? क्या ये लाइफस्टाइल है, क्या मेंटल हेल्थ के मामलात हैं, खुराक के मामलात हैं कि नॉर्मल डिलीवरीज़ के बजाय अब सी सेक्शन की तरफ आ रहे हैं और लाइफ थ्रेटनिंग मसाइल का सामना रहता है ख़वातीन को? अच्छा देखिए, इसके ये पूरी सेपरेट डिबेट है, इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं बहुत डिटेल में। कुछ जो हम बुनियादी चीजें हैं उन पे हम बात कर सकते हैं कि डेफिनेटली लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है उसमें, लेबर में, ये भी एक फैक्टर है। फिर जो सबसे बड़ा है कि देखिए हमारे पास जैसे जैसे चीजें इम्प्रूव होती हैं, जो मेन हमारा एम है वो ये है कि मैटरनल मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को कम करना। सेकंड सेम है कि पेरीनेटल यानी बच्चे की जो पैदाइश के बाद बीमारियां और जो खुदा ना खास्ता अर्ली न्यूनेटल डेथ्स होती हैं, इनको कम करना। इसमें जाहिर सी बात है फिर मॉनिटरिंग बहुत अच्छी की जाती है। जब वो सारी चीजें होती हैं तो उसके अंदर ये रिस्क फैक्टर्स आते हैं। बहुत सारे सिजेरियंस होते हैं, फीटल डिस्ट्रेस पे हो रहे हैं या मेकोनियम आ रहा है, तो वो है जो कि अनअवॉइडेबल है, उनमें हमें करना पड़ता है। लेकिन ऑब्वियसली कुछ फैक्टर्स हैं, फिर हमारे पेशेंट्स के अंदर बहुत सारे में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत हैं, तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं। ये पूरी एक सेपरेट डिबेट आती है कि जिसके ऊपर हम टाइम के साथ बात कर सकते हैं। अच्छा, आपने कहा कि पहली बार में जाहिर है मुश्किल कम होती है या लेस ट्रिकी होता है, देन अगली बार ज़्यादा मुश्किल है, चांसेस बढ़ जाते हैं, फिर थर्ड टाइम मज़ीद मुश्किल है, 30 to 40% आपने कहा। इसमें एज भी ज़ाहिर है मैटर करती है, लाइक इफ़ यू आर इन योर अर्ली 20s या लेट 20s, तो वहाँ पर आपकी बॉडी का हील करना या फाइट बैक करना डिफरेंट है रादर देन कि अगर आप अपने लेट 30s में हैं और वहाँ पर आपका ये प्रोसीजर हो रहा है। देखिए वो तो संख्या आपने बात की ना, ये तो एक बिल्कुल वो होता है कि अगर टीन एज प्रेगनेंसीज होंगी, जितनी अर्ली प्रेगनेंसीज होंगी उनमें कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होती हैं। जाहिर सी बात है उस वक्त माँ का जिस्म अभी इतना मैच्योर नहीं है और उसमें प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं। सिमिलरली जो लेट 40s वाली आप बात करें, उसमें यह कि कॉम्प्लिकेशंस यानी मेडिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड वो बढ़ते हैं, बच्चों के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन सिजेरियन रेट के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता। अर्ली जो आप जैसे कह रहे हैं टीन प्रेगनेंसीज में, टीन एज में, यस उसमें ही हो सकता है, लेकिन लेट 40s वाले में नहीं होता। अगर उन्होंने पहले नॉर्मल बच्चे पैदा किए हैं तो डेफिनेटली उस पर कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं आता। ठीक है। अच्छा, ये कहना दुरुस्त होगा कि ख़वातीन के लिए उनकी जो बॉडी है वो 3 से ज़्यादा सी सेक्शंस
ये कह लीजिए कि बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर डॉक्टर अजरा फैसल पेशो की बात की जाए, जो वो कह रही हैं, जो इंटरनेशनल डाटा कह रहा है, तो 3 से ज़्यादा इट्स नॉट लाइक रिकमेंडेड। ये आप क्या कह लीजिए, ओवर प्रेशर कर रहे हैं आप उस बॉडी को। देखिए, मैंने कहा ना कि हम कोई ऐसा कट ऑफ आपको नहीं कह सकते कि 2 या 3 सिजेरियंस के बाद बॉडी नहीं टॉलरेट कर सकती। हाँ, बॉडी हम टू बॉडी नहीं स्टैटिस्टिक्स करता। ऑन एवरेज देखते हैं जो अपने पुराने पेशेंट्स के ऊपर के जिनमें कॉम्प्लिकेशंस आई। बट यस, जितना नंबर ऑफ सिजेरियन इंक्रीज होता है उसके साथ मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी इंक्रीज होती है। सेकेंड, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि देखिए, जो हीलिंग है एक मेजर सर्जरी के बाद वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कि पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, पेशेंट के इम्यून स्टेटस कैसा है। हमारी जो ज्यादातर खवातीन है और स्पेशली जो मिडिल क्लास या लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से आती हैं, वो ज्यादातर न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट है। 90% खवातीन एनीमिया का यानी खून की कमी का शिकार होती हैं। तो ऑब्वियसली उन पेशेंट्स के अंदर हीलिंग भी बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होती है, उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स आते हैं। इसीलिए मैंने कहा ना कि जितना हम उनको काउंसल करेंगे, जितना उनके बर्थ स्पेसिंग प्रॉपर होगी, जितना नंबर ऑफ सिजेरियंस कम होंगे, तो उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी। ठीक है, यानी इसमें एक फैक्टर नहीं है, कई फैक्टर्स जो है उनको मद्देनजर रखना होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिरा साहब। हुकूमत को न सिर्फ कानून साजी करना होगी बल्कि साथ ही साथ जो है वो मुआशरे में आगाही भी इस सूरत में बहुत ज़रूरी है। लोगों को अपना लाइफस्टाइल बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है। आई एम श्योर इस सब पर भी काम होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।